इस बात को बेटा मेरे को आप याद रखना, कल की क्लास में बेटा मैंने बताया था, अगेन मैं आज फिर रिपीट कर दूं कि दुनिया का ऐसा कोई माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन से क्या हो, ज्यादा हो। कोई भी देख लो बेटा माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन बेटा यह जरूरी नहीं है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या हो, कम, वो ऑलवेज क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल होगा। मेरी बातें सुन रहे हो आप? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में ऐसा कोई माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या हो, ज्यादा हो। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन बेटा यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो हर एक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या है, कम, वो ऑलवेज माइक्रोमोलिक्यूल हो, यह जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो माइक्रोमोलिक्यूल की यही डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या बेटा, कि ऑलवेज जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 18 to 800 डाल्टन। समझ में आ गया? लेकिन बेटा जब तुम मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन में एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कोई बात नहीं करी है। मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन में एनसीईआरटी ने बात करी है कि मॉलिक्यूल्स दोज आर बिलोंग टू एसिड इनसॉल्युबल पूल। समझ रहे हो ना? उनको क्या बोला है, मैक्रोमोलिक्यूल बोला है। और एनसीईआरटी ने बेटा ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 147 जो पैराग्राफ की बेटा सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लिविंग टिश्यू के अंदर 4 टाइप के एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं। उसमें बेटा 4 नाम लिखे हुए हैं। समझ रहे हो ना? और उसी पैराग्राफ में लास्ट में यह बोल रखा है कि जो एसिड इनसॉल्युबल होता है वो मैक्रोबायोमोलिक्यूल होता है। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? तो वहां पर देखो क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने, पहले एसिड इनसॉल्युबल में नाम दे दिया है लिपिड का, और फिर नीचे नीचे पैराग्राफ में जब आप मैक्रोबायोमोलिक्यूल डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है बेटा कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। समझ लो आप? और कल इसी बात को बेटा मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि बेटा जी इस बात को आप अपने जहन में अपना लो, आप अपने मन में अपना लो, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल अगर बेटा हम इनको डिफाइन करें एक परफेक्ट वे में, तो हम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात ही ना करें तो ज्यादा बेटर है। हम सिर्फ 2 बातें करें, एक बिलोंग करेगा सॉल्युबल पूल से, वो होगा माइक्रोमोलिक्यूल, और एक जो बिलोंग करेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल से, वो होगा मैक्रोमोलिक्यूल। आपको बेटा जहां कहीं इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट पे, कहीं भी, किसी भी बुक में, या किसी भी ट्यूटर ने, किसी भी एजुकेटर ने अगर आपको ये पढ़ा दिया है कि लिपिड बेटा माइक्रोमोलिक्यूल है, तो डॉक्टर रविंद्र चौधरी बेटा ओपनली उसको चैलेंज करता है। ना केवल बेटा थ्योरेटिकल तरीके से, मैं प्रैक्टिकल तरीके से प्रूफ कर दूंगा कि लिपिड बेटा कभी भी मैक्रोमोलिक्यूल हो ही नहीं सकता। लिपिड ऑलवेज कौन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, क्योंकि लिपिड जो होता है ना बेटा, वो कभी एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट नहीं होता, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होता है। और आपकी एनसीईआरटी भी यही कहती है, ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर, उसने क्लियर लिखा है कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा। समझ रहे हो बेटा? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो तुम नोटबुक बना रहे हो ना बेटा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्योरी है। सुन रहे हो बेटा? तो तुमको ज्यादा इधर उधर, वैसे तो खैर तुम लोगों ने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने कहीं पढ़ लिया हो, कहीं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ज्यादा चलती है, मैंने देखा है फिजिक्स वाला में। और फिजिक्स वाला क्या बेटा, हर एक मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा है कि एक बहुत कॉमन सी लाइन है कि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, है ना बेटा? वो पढ़ा क्यों ना देते बेटा, वो छपी रहती है ना, कितना आसान काम है। बट रविंद्र ने एक बात करी थी भाई साहब, जिस दिन पहली पहली क्लास ली थी ना बेटा, उसने एक लाइन बोली थी कि बेटा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है, जिस दिन से पढ़ाना शुरू करूंगा और जिस दिन कोर्स एंड करूंगा, एक सिंगल वर्ड पीपीटी में लिख के नहीं लेके आऊंगा।
सिंगल वर्ड किसको बोलते हैं? और 11th क्लास का तो कोर्स खत्म होने को जा रहा है, जहां शायद मैंने एक सिंगल डे भी एक वर्ड नहीं लिख के लेके आया हूँ, एक हेडिंग भी नहीं लेके आया हूँ, और ना बेटा लिख के लेके आऊंगा। अब एनसीईआरटी कैसी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, उसको बेटा तुमसे और मेरे से बेटर शायद कोई समझ पाए, मुझे नहीं लगता। समझ रहे हो ना? तुम नोटबुक सामने रखना और एनसीईआरटी रखना, और बेटा एक निगाह आप नोटबुक में घुमाना और दूसरी निगाह किधर देखना? एनसीईआरटी में। तुमको फोटोकॉपी लगेगी, है ना? तो बेटा तुम परेशान नहीं होना। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्या होती है? कौन मूर्ख कहता है कि मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूं? क्योंकि बेटा एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने पेज नंबर 143 पर, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दिया बेटा पेज नंबर 147 पर। तो कैसे जंप मारोगे लाइन टू लाइन भाई? नहीं मार सकते ना बेटा। तो मैं वही बात आपको बोल रहा हूं। और देखो एनसीईआरटी कितनी खतरनाक है। आप पेज नंबर 145 पर एक टेबल देखोगे, दिख रही है टेबल, जिसमें तुमको बहुत सारे क्या दे रखे हैं? डायग्राम दे रखे हैं। और तुम उसके नीचे लिखा देखोगे ना, नीचे क्या देखो, उसमें हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? उसमें यह नहीं लिखा कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है। पता क्या लिखा है? लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम। कुछ नहीं कहा आपसे कि वो माइक्रो है कि मैक्रो है। समझ रहे हो? और सुनो एक बात, कि जब लिपिड को पढ़ा रखा एनसीईआरटी ने, वहां पर एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल की बात ही नहीं करती। वहां पर एनसीईआरटी बात करती है वाटर सोल्यूबल की। समझ रहे हो ना बेटा? ये क्या रायता फैला रखा है एनसीईआरटी। और एक बात बोलूंगा इस एनसीईआरटी के लिए, ये वाला सैल्यूट, इसको एक्सप्लेन करना। मतलब मान लो तुम बेटा कि एक बार तुम जिससे चाहो ना उससे जीत सकते, बट इस एनसीईआरटी को पकड़ पाओ, ये बहुत मुश्किल भरा काम है। और बेटा एक एक लाइन, एक एक हेडिंग की नीचे क्या लिखा हुआ है, किसके एग्जाम्पल से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तुम थोड़ी देर वेट करो। लास्ट टॉपिक कहां छोड़ा था जल्दी से मुझे बता दो। बट उस बात को आप याद रखना जो मैंने अभी बोली थी बेटा, है ना? एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल, माइक्रोमोलिक्यूल, ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन। यस और नो? और बेटा दूसरी बात, लेकिन एसिड इनसोल्यूबल पूल, मैक्रोमोलिक्यूल, बट मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लिपिड बेटा मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम था, लेकिन वो कौन था? मैक्रोमोलिक्यूल था। दिखा रहे डॉक्टर साहब लास्ट क्लास? हाँ जी, क्या करना है? बोलो बोलो। आवाज कम करनी है तो? एक तो आवाज कम करनी है, और बोलो। ठंड लग रही है तो चलो आवाज तो मैं कम कर देता हूं बेटा, लेकिन मेरी आवाज तब भी ऐसी आएगी, क्योंकि जब तक मेरे कानों में टकरा के दोबारा मुझे आवाज नहीं आती ना, मुझे मजा नहीं आता। तो रविंद्र सर कैप हटा लो। मैं क्यों हटाऊं? ठंड लग रही है भाई। चलो बेटा इधर देखो, इधर ध्यान देना बेटा। वॉइस आवाज नहीं करना बेटा। पहले मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास तुम्हारी समझ में आई क्या? आई ना समझ में? तुम घबराओ मत बेटा। एक एक डायग्राम को ना मैं यहां लिखूंगा और एक एक के बारे में बताऊंगा, कौन एसिड सोल्यूबल है और कौन एसिड इनसोल्यूबल है। बस तुम मेरी बातों को ना गौर से सुनते हुए जाना, ठीक है? सुनो बेटा इधर। और लिखने बिखने की ज्यादा जल्दी नहीं है तुमको। लिखना तो क्या ही है डॉक्टर साहब, सब हो जाएगा लिखना करना तो। देखो बेटा इधर, कल मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए एक मेथड पढ़ाया था, जिसका नाम क्या था बेटा? फ्रिक्शन मेथड। और फ्रिक्शन मेथड से बेटा मैंने एक बात आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि बेटा जी फ्रिक्शन मेथड किसके लिए काम में लिया था आप लोगों ने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। समझ रहे हो ना? और एक बात और बोली थी मैंने, बताओ जरा क्या? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो माइक्रोमोलिक्यूल और एक मैक्रोमोलिक्यूल। कुछ याद आ रहा है? और एनसीईआरटी के बेटा जाते जाते मैं एक लाइन और लिखा के गया था, क्या बेटा? ऑल बायोमोलिक्यूल्स
मैंने बताया ना बेटा लास्ट क्लास में आपको, क्या बात बताई थी मुझे बताना जरा। मैंने एक बात बोली थी बेटा कि यूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेटा बायोमोलिक्यूल में हम केवल किसको कंसीडर करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बोला था ना बेटा। तो देखो बेटा, एक साइड तो मैंने लिख दिया ऑल बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और एक साइड में लिख देता हूं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, एक बात बोलता हूं मैं आपको, ये कुछ ऐसी बात है, ऑल लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बेटा, लगभग हर एक चैप्टर से मैंने ऐसी कुछ आपको लाइनें बताई है। जैसे एंजाइम प्रोटीन में भी बताया था कि ऑल एंजाइम्स, यूजुअली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये जरूरी नहीं है। सेम बेटा कि ऑल बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये सच बात है बेटा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि मैं इसको कल भी तुमको बता चुका हूं। लेकिन बेटा जी, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल हो, ये जरूरी नहीं है बेटा। अब आप बोलोगे सर ये लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? ये लाइन है बेटा एनसीईआरटी में, जो आपको एग्जांपल दे रखे है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आज तक किसी टीचर के समझ में नहीं आया कि यार मेटाबोलाइट दिए क्यों एनसीईआरटी ने। आप देखोगे ना इसके बाद जो एनसीईआरटी में हेडिंग है ना बेटा, वो पता क्या दी हुई है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना, उनमें तुमको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। जैसे उसमें तुमको बेटा पॉलीमर भी बता रखे हैं, समझ रहे हो ना। अब मैं तुमको एक बात बोलूं, तुमने पॉलीमर एक चैप्टर पढ़ा है ना, बोलो हाँ की ना। पॉलीथीन पढ़ा है ना सबने, पॉलीमर होता है कि नहीं होता? एथीन का होता है ना, तब तो पॉलीथीन बनता है। अब पॉलीथीन, मुझे आप एक बात बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? है ना बेटा। लेकिन क्या वो बायोमोलिक्यूल है? अरे आपके बॉडी में पॉलीथीन होती है क्या? नहीं होती ना बेटा। पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एथीन का पॉलीमराइजेशन करते तो पॉलीथीन बनता है कि नहीं बनता? पॉलीथीन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। पॉलीथीन वही पॉलीथीन होता है, सब्जी लेके जाते हो तुम, वो तुम्हारी बॉडी में होती है क्या? नहीं होती। तो बेटा मैं वही बात आपको बोलना चाह रहा हूं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा बायोमोलिक्यूल हो, ये बात जरूरी नहीं है। इसको बेटा कौन एक्सप्लेन कर देता है आपका, बोलो जरा बेटा? पॉलीथीन। क्योंकि बताऊं बेटा, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर केमिस्ट्री में भी है, और केमिस्ट्री में बेटा पॉलीमर दे रखा है। इस बात को कौन कर देता है, बोलो बेटा जरा? पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है ना बेटा, वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, बट वो कौन है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गया? अब एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, क्या बेटा, उसको भी लिख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल केवल बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इस बात को भी नहीं भूलना, इन लिविंग टिश्यू ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक बेटा एलिमेंट्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, और बेटा कौन भी होते हैं? इनके कंपाउंड भी होते हैं। बट बेटा एक बात याद रखना, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं बेटा, डोंट कंसीडर इन बायोमोलिक्यूल। इनको बेटा जी हम लोग बायोमोलिक्यूल नहीं मानते। अब बेटा इसके एनालिसिस के लिए एक मेथड दिया हुआ है, उसको आप लोग सब जानते हैं, उसका नाम है बेटा एस मेथड। उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 मिनट की बात है, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। देखो बेटा जी, नोट किया बेटा? सुनो बेटा, इधर देखो। अब
एस मेथड क्या कहता है बेटा, ध्यान देना इधर, वैसे तो आप इसको सब जानते हो, इकोलॉजी में भी बहुत आता है। इस मेथड में क्या होता है बेटा जी, आपने कोई बेटा ये लीफ ले लिया, ठीक है, ये लीफ बेटा एकदम फ्रेश लीफ है। अगर ये फ्रेश लीफ है ना तो इसमें तीनों चीजें होंगी बेटा, वाटर भी होगा, ऑर्गेनिक एंड कौन से कंपाउंड भी होंगे, इनऑर्गेनिक, दोनों बेटा केमिकल प्रेजेंट होंगे। बोलो बेटा हाँ की ना। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला है इस लीफ को बेटा इवेपोरेट कर दो, पानी को बाहर भेज दो इसमें से। तो ये जो लीफ है ना, अरे बेटा मैंने लीफ का डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, चलो कोई बात नहीं, ये बेटा बहुत बेकार सी हो जाएगी। पहले बहुत फ्रेश लीफ रहेगी, एकदम अच्छी खासी बहुत बढ़िया वाली लीफ रहेगी ऐसे। इसको बेटा जी आप लोग बोलोगे ड्राई वेट, पानी को बाहर भगा दिया बेटा, समझ में आ गया। ड्राई वेट में क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू हो वाटर को बाहर निकाल दो, जो बच गया वो कौन होता है बेटा, ड्राई वेट। अब ये जो लीफ है ना, आगे एनसीईआरटी बोलती है कि इस लीफ को आप एक मेथड से और गुजार दो भाई साहब, लेकिन ड्राई वेट में बेटा दोनों चीज होंगी, यहां तक तो केवल पानी बाहर गया है, ध्यान रखना बेटा, कौन बाहर गया है, वाटर। ड्राई वेट में दोनों चीजें होंगी, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी, पता है ना बेटा। लिख देता हूं आपको, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट होते हैं बेटा इसमें, या दोनों केमिकल प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा इसका आप कर दोगे कंबशन, जला दिया इसको, इस लीफ को। जब बेटा आप इसको जला दोगे ना तो क्या होगा बोलो बेटा जरा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका बेटा क्या हो जाएगा बोलो जरा, ऑक्सीडेशन। और इनका ऑक्सीडेशन होगा तो H2O बनेगी, वाटर बनेगी, और मतलब बेटा एनर्जी जो भी कुछ रिलीज होगी ना हीट की फॉर्म में, वो सब कुछ बाहर चला जाएगा। जब आपने बेटा कंबशन कर दिया है ना, उसके बाद यहां पर जो बच जाएगा उसको बेटा ये पार्ट बच गया जला के, राख बच गई, राख। इसको आप लोग बोलोगे बेटा ये है आपका एस वेट। और ये जो एस वेट होता है इसमें केवल बेटा दो चीजें देखने को मिलती है, इनके अंदर बेटा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या बेटा आयंस भी आप बोल सकते हो, और इसके बाद बेटा इसमें जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं बोलो जरा बेटा, इसके कंपाउंड। वो भी कैसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आयन में जैसे बेटा मैं बात कर दूं, एलिमेंट में जैसे यहां सल्फर भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, ऑक्सीजन भी बेटा, सोडियम बेटा, पोटेशियम बेटा, कैल्शियम, और बेटा अगर कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा फॉस्फेट भी होता है, बेटा सल्फेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है बेटा, ज्यादा मत लिखना, बस इतना सा लिख देना। और बेटा एक पेज पर इसकी बेवकूफ सी टेबल बना रखी है, कुछ नहीं बेटा, उसमें ये दे रखा है कि इस एलिमेंट का बेटा इस सिंबल क्या है, पोटेशियम को K+ बोलते हैं, सोडियम को Na+। सबसे बकवास बेटा टेबल है, कुछ नहीं पढ़ना है उसमें से, ठीक है ना। खाली बेटा इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉस्फेट किसको बोलते हैं, सल्फेट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री की बात है, बहुत लल्लू सी बात है बेटा, इनको आप 10th क्लास में जानते होंगे। लेकिन बेटा इस मेथड को आप याद रखना, बस इतना सा पूछा जा सकता है कि एस मेथड जो होता है बेटा वो कौन से कंपाउंड का एनालिसिस करता है बेटा, इनऑर्गेनिक का। एक बात आपसे और पूछी जा सकती है कि बेटा जी जो ड्राई वेट होता है और एस वेट, इन दोनों में क्या फर्क है। ड्राई वेट में बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों होते हैं, बट एस वेट में ओनली कौन होता है बेटा,
अरे बोलो ना जरा, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। कोई तकलीफ बेटा, कोई परेशानी किसी को? अब सुनना बेटा, अब मैं आपको बहुत ही खतरनाक वाली बेटा बात बताने जा रहा हूं और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब बेटा मेरा ये जो चैप्टर है ना, ये दो वर्डों के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा चैप्टर। अब एक वर्ड होगा माइक्रोमोलिक्यूल और एक होगा बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। एसिड सॉल्यूबल पूल, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। समझ रहे हो बेटा? अब मुझे आप पूरा बेटा गौर से सुनने की कोशिश करना और उसके बाद बेटा फिर आप और चीजों का डिसीजन लेना कि बेटा हमको इस चैप्टर को फिर किस तरीके से और पढ़ना है। पहले बेटा मैं तरीका लूंगा पूरा समझाने वाला, अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो उसका तो कोई कंपैरिजन है नहीं बेटा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर बेटा मैं ट्रिक्स काम में लूंगा, बट क्वेश्चन गलत नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए भले। ठीक है ना? अब सुनो बेटा मेरी बात। एनसीईआरटी का बेटा मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है बेटा कि बायोमोलिक्यूल, एक का नाम है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल और एक का नाम है बेटा माइक्रो हो गया और एक का नाम है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल। कोई ना बेटा, इसको माइक्रो कर देंगे तो तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इसको माइक्रोमोलिक्यूल बोल दिया और इसको बेटा मैक्रोमोलिक्यूल बोल दिया। तुम बेटा एक गलती मत करना। कौन सी गलती बेटा मैं बता देता हूं, पहले तुमको देखो इधर। पहले बेटा मैं मैक्रोमोलिक्यूल की बात आप लोगों से कर लेता हूं कि मैक्रोमोलिक्यूल जब आप पढ़ोगे ना बेटा, इसके अंदर आप बेटा केवल 4 चीजें पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे बेटा पॉलीसेकेराइड, एक बेटा आप इसके अंदर पढ़ोगे प्रोटीन, एक इसके अंदर बेटा जी आप पढ़ोगे, बोलो जरा कौन, न्यूक्लिक एसिड, और बेटा जी नेक्स्ट जो आप इसके अंदर पढ़ोगे उसका नाम है बेटा लिपिड। कल भी बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, ये तीनों बेटा दोनों पैरामीटर को फॉलो करते हैं। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से क्या भी होता है, ज्यादा, इवन 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है। इसके बारे में बेटा मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि दो में से एक पैरामीटर को फॉलो करता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में होता है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। अब बेटा मेरी बात सुनना आप, एनसीईआरटी में माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में चीजें बेटा एकदम क्लियर है, ऐसा बेटा मैं नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी ने तुम्हारे साथ एक गेम खेल रखा है। आप मुझे एक बात बताना बेटा सोच के, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को किसके बेसिस पर डिफाइन किया? एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। बोलो हाँ कि ना? लेकिन बेटा आप एक गलती मत करना जो लोग करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 145 पर एक टेबल बना रखी है बेटा, समझ रहे हो? और ये जो बेटा पेज नंबर 145 पर बेटा जो टेबल बना रखी है ना, इसमें बहुत सारी आपको बेटा स्ट्रक्चर दी हुई है, बहुत सारी स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चरों में बेटा मैं बता देता हूं कौन कौन है, आपको थोड़ा सा बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें बेटा शुगर की भी स्ट्रक्चर है और शुगर में दोनों शुगर है, पेंटोज शुगर भी है और हेक्सो शुगर भी है। पेंटोज में बेटा राइबोज आती है ना, डिऑक्सी राइबोज, राइबोज डीएनए आने वाली, मतलब इसमें बेटा एक तो आपको ग्लूकोज का भी डायग्राम है और बेटा एक राइबोज शुगर का भी डायग्राम है। इसके अलावा बेटा यहां पर आपको डायग्राम दिए हुए एमाइनो एसिड के, यहां पर बेटा आपको डायग्राम दिए हैं नाइट्रोजनस बेस के, यहां पर बेटा आपको डायग्राम दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड का,
यहां पर बेटा जी आपको डायग्राम दिया है न्यूक्लियोटाइड का, यहां पर बेटा जी आपको डायग्राम दिया हुआ है फैटी एसिड का। बहुत सारे बेटा आपको डायग्राम दिए हुए एनसीईआरटी ने, लेकिन बेटा मेरी बात सुन लो आप बहुत गौर से। ये जो टेबल है ना, इस टेबल के नीचे बेटा लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है, पता है क्या, कि माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है। समझ रहे हो ना? आप उस टेबल को बहुत गौर से अगर देखेंगे ना तो पता है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। देखो बेटा इस टेबल में जितने भी दिए हैं ना वो मोस्टली कौन है बेटा, हकीकत में ही है। अगर सबके सब माइक्रोमोलिक्यूल होते ना तो टेबल में बेटा एनसीईआरटी को ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ये कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल। बट बेटा एनसीईआरटी ने उनको माइक्रोमोलिक्यूल नाम ही नहीं दिया। अब वो तो हमारी बेवकूफी है ना बेटा कि हम इन सबको क्या मान ले, माइक्रोमोलिक्यूल मान ले। एनसीईआरटी ने बेटा इस टेबल के नीचे जो मेंशन किया है ना वो लिखा है बेटा स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या बेटा स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट इतना सा बोल देने से आपको इस बात को आइडिया लग जाएगा कि वो माइक्रोमोलिक्यूल है कि मैक्रोमोलिक्यूल है? नहीं बेटा, नहीं लग सकता इस बात का आइडिया। आप बोलोगे सर इस टेबल में फिर प्रॉब्लम क्या है? इस टेबल के अंदर सब कुछ सही है लेकिन जो गलत है ना वो फैटी एसिड है। मैं बता देता हूं बेटा, देखो इधर कि ये जो टेबल दी हुई है ना इसमें बेटा फैटी एसिड दिए हुए हैं, समझ रहे हो ना? ग्लिसरॉल दिया है, ग्लिसराइड दिया है। ये जो दिए हैं ना बेटा, एक बात आप मन में याद रखना, ये माइक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले? जब एमाइनो एसिड से आगे प्रोटीन बनती है, एमाइनो एसिड कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल, समझ रहे हो बेटा? और प्रोटीन कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल। सर ये जो शुगर होती है ना इस ग्लूकोज से ही आगे जाके स्टार्च बनता है और ग्लाइकोजन बनता है। ओ बेटा मेरी बात सुनना, देखो ग्लूकोज से आगे जाके स्टार्च बनता है और ग्लाइकोजन बनता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड है कि नहीं है? लेकिन बेटा ग्लूकोज खुद कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल। फिर सर एक तो आज तक ऐसा पढ़ा, ऐसा सुना कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो के मिलने से लिपिड बनता है। तो लिपिड जब कौन है, मैक्रोमोलिक्यूल, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो सर कौन होने चाहिए थे, माइक्रोमोलिक्यूल। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन बेटा मेरी दोनों बातों को बहुत गौर से सुनना आप, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि बेटा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप इस एंगल से सोच रहे हैं तो। कि सर एक बात बताओ, ग्लूकोज खुद कौन है, माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन इसने जब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ और स्टार्च और क्या बना, ग्लाइकोजन, उसको हमने क्या बना, मैक्रोमोलिक्यूल। एमाइनो एसिड खुद माइक्रोमोलिक्यूल है लेकिन एमाइनो एसिड का जब पॉलीमराइजेशन हुआ और प्रोटीन बना तो उसको हमने क्या माना, मैक्रोमोलिक्यूल। फिर सर एक बात बताओ, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों के मिलने से लिपिड बन रहा है तो क्या सर हम एक बात बताओ, इन दोनों को मैक्रोमोलिक्यूल नहीं मान सकते? नहीं मान सकते बेटा। आप बोलोगे सर क्यों? मैं बताता हूं बेटा आपको। अगर देखो मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरा सपोर्ट एनसीईआरटी कर रही है, अगर बेटा ये सब के सब अगर माइक्रोमोलिक्यूल होते ना तो एनसीईआरटी को शर्म ना लग रही यहां पर ये लिखने में, क्या कि ये जितने भी डायग्राम है ये किसके हैं, माइक्रोमोलिक्यूल के हैं। बेटा मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, मैं तुमको एक बात बताता हूं
अब मैं इस बात के बेटा कि ये बात मेरी सही कैसे है कि जो फैटी एसिड है ना, ये बेटा माइक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं है, मैं इस बात का आपको प्रूफ दे रहा हूं। सुनो बेटा, नो डाउट कि के मिलने से या एमाइनो एसिड पॉलीमराइजेशन से कौन बनता है, प्रोटीन। नो डाउट बेटा, जो आपका ग्लूकोज होता है उसके पॉलीमराइजेशन से स्टार्च और ग्लाइकोजन बनता है, लेकिन लिपिड जो होता है ना बेटा, वो पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट नहीं है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अगर आप सोच रहे हो ना कि लिपिड बेटा पॉलीमराइजेशन से बनता है, देखो आप कभी भी नहीं पढ़ोगे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड की बेटा मोनोमर यूनिट है, कभी नहीं पढ़ोगे आप। लेकिन आप ये आपने पढ़ा होगा कि बेटा ग्लाइकोजन की मोनोमर यूनिट कौन होगी, ग्लूकोज होगा, और प्रोटीन की मोनोमर यूनिट बेटा कौन होगा, एमाइनो एसिड होगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि बेटा अगर आप ये सोच, नो डाउट कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से कौन बनता है, बोलो ना जरा, लिपिड बनता है। बट आप ये बात मत बोलना कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड की मोनोमर यूनिट है। इस बात को बेटा आप मन में अपना लो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इज रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, बट बेटा लिपिड जो होता है वो पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट नहीं है। आप बोलोगे सर हम आपकी बात को कैसे मान लें, मैं बताता हूं बेटा तुम मेरी बात को कैसे मानोगे। बेटा देखो जरा, लिपिड होते हैं 3 टाइप्स के। कैसे, देखो बेटा, एक फैटी एसिड भी लिपिड होता है और एक ग्लिसरॉल भी लिपिड होता है, और बेटा इन दोनों का कंपोजिशन भी लिपिड ही होता है। एनसीईआरटी से जब आप लिपिड पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत बखूबी आपको समझाने की कोशिश करी है। एनसीईआरटी ने लिपिड जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, और सेकंड लाइन लिपिड के बारे में एनसीईआरटी ने यह लिखी है, लिपिड कुड बी ए सिंपल फैटी एसिड। बेटा अकेला फैटी एसिड भी लिपिड ही होता है, एक अकेला ग्लिसरॉल भी कौन होता है, लिपिड ही होता है, और इन दोनों का कंपोजिशन भी कौन होता है, लिपिड ही होता है। लेकिन एक अकेला ग्लूकोज कभी स्टार्च नहीं हो सकता, एक अकेला ग्लूकोज कभी बेटा जी ग्लाइकोजन नहीं हो सकता, एक अकेला एमाइनो एसिड कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकता, लेकिन बेटा एक अकेला फैटी एसिड कौन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। एक अकेला ग्लिसरॉल कौन हो सकता है, फैटी एसिड। एक अकेला ग्लिसरॉल कौन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, और इन दोनों का कंपोजिशन भी कौन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। तो सर एक बात बताओ, अगर एक अकेला फैटी एसिड लिपिड हो सकता है, तो इसका मतलब सर ये बात तो सच बोल रहे थे आप कि फैटी एसिड लिपिड का कोई मोनोमर नहीं है। एक अकेला अगर ग्लिसरॉल भी लिपिड हो सकता है, तो सर आप इस बात को भी सच बोल रहे थे कि ग्लिसरॉल लिपिड का बेटा मोनोमर नहीं है। समझ लो बेटा, अरे मोनोमर यूनिट, जैसे मान लो कोई पॉलीमर है, तो पॉलीमर नो डाउट बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, लेकिन बेटा जी उस पॉलीमर की जो मोनोमर यूनिट होती है वो एसिड सोल्यूबल पूल में आती है। अब तुम इस गलती को मत कर देना कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिपिड की मोनोमर यूनिट होती है, ये अगर आपने कह दिया तो आपने जगत पाप कर दिया बेटा जूलॉजी में। समझ रहे हो मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड की मोनोमर यूनिट नहीं है। एक अकेला फैटी एसिड कंसीडर होता है लिपिड की तरह, ये सिंपल ग्लिसरॉल जो होता है बेटा वो भी कंसीडर होता है लिपिड में, और इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या ही होता है, लिपिड ही होता है। बट एक अकेला ग्लूकोज कभी पॉलीसेकेराइड नहीं हो सकता, एक अकेला बेटा एमाइनो एसिड कभी प्रोटीन नहीं हो सकता, बट एक अकेला फैटी एसिड क्या हो सकता है, लिपिड।
एक अकेला ग्लिसरॉल क्या हो सकता है? लिपिड। जब एक अकेला हो सकता है तो बताओ ना बेटा, हम ये बात बोले कि बेटा लिपिड जो होता है पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट है, ये बात सच होगी क्या? नहीं बेटा, ये बात सरासर गलत है। और यही रीजन है बेटा कि एनसीईआरटी ने बेटा ये टेबल नंबर 9.1 जो है, इसमें बेटा इस टेबल के नीचे ये नहीं लिखा है कि ये बेटा एसिड सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है। या तो ये लिख देता है एनसीईआरटी, या बेटा एनसीईआरटी एक बात तो लिख देती क्या कि ये कौन है? ये माइक्रोमोलिक्यूल है। तो बेटा हमारे मन में एक सवाल उठ जाता, अगर ये सब माइक्रोमोलिक्यूल है तो किस में मिलने चाहिए? एसिड सोल्यूबल पूल में। समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी ने एक नीचे लाइन लिख के बेटा किनारा कर लिया कि इस टेबल में जो भी है ना वो है जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है। अरे लिपिड का भी तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन बेटा जो लिपिड जो होता है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट तो स्मॉल होता है, नो डाउट बेटा लो होता है, लेकिन वो बिलोंग किससे करता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल से। तो वो माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल है। समझ रहे हो बेटा? ये टेबल में सब कुछ सही है, लेकिन अगर मैंने एक बात बोल दी ना आपको कि एक अकेला फैटी एसिड लिपिड, एक अकेला ग्लिसरॉल लिपिड, तो बेटा ये बात कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी कि जब एक अकेला फैटी एसिड अगर लिपिड होगा तो नो डाउट फैटी एसिड आल्सो बिलोंग टू एसिड इनसॉल्युबल पूल। एक अकेला अगर बेटा ग्लिसरॉल अगर कौन होगा बोलो ना जरा? लिपिड होगा। एक अकेला ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड अगर लिपिड होगा तो मुझे ये कि ये भी किस में प्रेजेंट होंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा वो कभी भी बेटा माइक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एनसीईआरटी ने बेटा इस टेबल के नीचे सिर्फ क्या लिख दिया आपको? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। बट याद रखना इस बेटा टेबल में आपको माइक्रोमोलिक्यूल भी दिए हैं और कौन भी दिए हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। समझ लो बेटा मेरी बात? अरे कुछ समझ में आ रहा है तुमको? थोड़ी बहुत हाथ में लेके पढ़ रहा होगा। इस बात को अपने मन में लिखाऊंगा बेटा सबको, डॉक्टर साहब मैं मेरे तरीके से लिखाऊंगा। तुमको थोड़ी देर अभी तो पिक्चर आधी हुई है, अब बहुत कुछ बाकी है डॉक्टर साहब, थोड़ा वेट करो तुम, ठीक है ना? तुम्हारी बात तो समझ में आ गई ना बेटा? ये जो मैंने कुछ बोला है आपको कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, इसका मतलब ये आइडिया मत लगाना कि इसमें कौन सबके सब माइक्रोमोलिक्यूल हैं ना बेटा। जैसे मैं अब तुमको इस बात को लिखा देता हूं यहीं पर बेटा, कई सारे स्टार लगा के, जिससे तुम बेटा कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरा ऐसा वादा है आप लोगों से। क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? कि बेटा जैसे बेटा ग्लूकोज, इसका बेटा पॉलीमर क्या बना देता है? पॉलीसेकेराइड। पता है ना बेटा आपको? जैसे बेटा कौन बना देता है बोलो जरा? स्टार्च भी बना देता है और ग्लाइकोजन भी बना देता है, सेलुलोज भी बनाता है। जैसे बेटा एमिनो एसिड, इनका बेटा जो पॉलीमर होता है वो क्या बना देता है? प्रोटीन। लेकिन बेटा लिपिड की कहानी बिल्कुल अलग है बेटा। जैसे मैं बोल दूं, दो तीनों बातों को लिखा देता हूं बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये बेटा पॉलीमराइजेशन नहीं है। इस बात को मैं क्लियर लिख देता हूं, इनका बेटा पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, एब्सेंट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? लिपिड। एस्टरिफिकेशन से डायरेक्ट। बट ये बात मत भूलना, एक अकेला फैटी एसिड भी कौन है? लिपिड है। एक अकेला ग्लिसरॉल भी कौन है बोलो बेटा? लिपिड है। ये भी बेटा लिपिड ही है। समझ में आ गई ये बात? अगर बेटा एक अकेला फैटी एसिड अगर लिपिड है तो वही फीचर तो रखेगा,
जो लिपिड रखता है, मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम, बट बेटा किस में प्रेजेंट होगा ये? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। समझ में आया मेरी बात आपको? वही बात तो एनसीईआरटी ने यहां लिखा है। एनसीईआरटी ने तो लिखा है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा ही नहीं कि मैक्रोमोलिक्यूल है। ना एनसीईआरटी ने ये लिखा एसिड सॉल्युबल पूल में है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में है। समझ में आया बेटा मेरी बात? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें। सर एनसीईआरटी कितनी बेकार बुक है ना? ना ना, बेकार बुक नहीं है बेटा, ठीक नहीं थी तुम्हारी। तुम कहां थे? तुमने मुझे याद ही नहीं किया। तुम मुझे याद करते तो मैं तुम्हारी क्लास में बहुत पहले आया होता ना बेटा। है? जब तुमने बुलाया ना मैं आ गया बेटा। इधर ध्यान दो। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूं कि बेटा टेबल नंबर 9 जो है ना, उसमें जितने भी डायग्राम दिए हैं ना, लिपिड वाले सारे डायग्राम छोड़ देना। चाहे बेटा वो फैटी एसिड हो, चाहे ग्लिसरॉल का हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड का हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का हो, वो सब कौन होंगे बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल। और उनको छोड़कर जितने भी उसमें दे रखे वो सब कौन होंगे? बोलो बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल। अब आप मेरे से एक बात पूछ सकते हैं, सर एक बात बताओ फिर, अगर फैटी एसिड एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, अगर कोलेस्ट्रॉल एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, अगर ग्लिसरॉल एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, तो रवि सर एक बात बता दो बस आप हमको जो हम सुनना चाहते हैं। आपने फिर यहां पर जो 4 एग्जाम्पल लिखाए थे ना, तो आपको 6 लिखाने चाहिए थे। यहां पर आपको ऐड भी करना चाहिए था किसको? फैटी एसिड को। और आपको ऐड भी करना चाहिए था ग्लिसरॉल को। मैंने ना किया बेटा। पूछो क्यों ना किया? इसलिए ना किया, अरे फैटी एसिड ही तो लिपिड है और लिपिड ही फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल ही लिपिड है और लिपिड ही ग्लिसरॉल है। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? बट बेटा ग्लूकोज ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन ग्लाइकोजन है। एमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं है, एमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन है, एमाइनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन है। लेकिन बेटा मैं फिर सुन लो मेरी बात, आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होना। मन में, जहन में, दिल दिमाग मति गति बुद्धि में एक बात बिठा लो, फैटी एसिड ही लिपिड है और लिपिड ही फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल ही लिपिड है और लिपिड ही ग्लिसरॉल है। नहीं आया समझ? बट बेटा ग्लूकोज ग्लाइकोजन नहीं है और एमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं है। ग्लूकोज का पॉलीमर कहलाएगा ग्लाइकोजन और स्टार्च, और एमाइनो एसिड का पॉलीमर कहलाएगा प्रोटीन। समझ में आई बात की नहीं आई? बट फैटी एसिड को पॉलीमर बनने की जरूरत नहीं है, ग्लिसरॉल को पॉलीमराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बेटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की दादागिरी है बेटा पूरी की पूरी। वो फैटी एसिड मैं आ गया, लिपिड आ गया। समझ रहे हो ना? ग्लिसरॉल भी यही टोन रखता है, मैं आ गया, लिपिड आ गया। समझ रहे हो बेटा? अब मैं तुमको इसका थोड़ा सा रीजन बताऊं अगर तुम मेरे से पूछना चाहो तो, कि सर ऐसा फैटी एसिड में कौन सी क्वालिटी होती है कि साला वो इतनी दादागिरी दिखा पाता है कि मैं आ गया तो कौन आ गया? लिपिड आ गया। ऐसा क्या होता है इसके पास में? तुमने पढ़ रखा है कि बेटा फैटी एसिड जो होते हैं ना, उनमें एक तो होता है आर ग्रुप और एक होता है बेटा COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन जो आर ग्रुप होता है ना, उसमें CH2 का नंबर 1 to 19 हो जाता है। पामिटिक एसिड 16 CH2 होते हैं, टोटल कार्बन कितना होता है? 16। एराकिडोनिक एसिड में 20। तभी तो वो कहते हैं पूरी पूरी चेन है हमारे साथ, कौन से पॉलीमर की जरूरत है हमको? समझ रहे हो मेरी बात? इनके पास बेटा कार्बन का नंबर इतना होता है, ये काफी है। समझ रहे हो ना बेटा? तभी तो मैं बोल रहा हूं एमाइनो एसिड और फैटी एसिड। एमाइनो एसिड तो भिखारी है। एमाइनो एसिड बोला था भाई तुम सब आ जाओ जब मैं प्रोटीन बनाऊंगा, है ना? फैटी एसिड का सीन ऐसा ना है, बोलता मैं आ गया, चुप बैठ, लिपिड आ गया, मैं अकेला ही काफी हूं।
समझ रहे हो ना बेटा? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो बेटा अब कुछ देख लेते हैं माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में। तो सबसे लास्ट में बेटा मैं फैटी एसिड को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेटा मैं शुरू करूंगा किससे? एमाइनो एसिड से। तो बेटा याद रखना, ये वाला जो टेबल है मैं लिख भी देता हूं। ये तो फैटी एसिड है ना, ये किस में काउंट करोगे आप? मैक्रोमोलिक्यूल में। समझ में आ गया? और ये जितने भी है ना बेटा, ये शुगर, एमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इन सबको आप किस में कंसीडर करोगे? बोलो बोलो ना जरा, माइक्रोमोलिक्यूल में। समझ में आ गया? चलो बेटा सबसे पहले शुरू कर लेते हैं एमाइनो एसिड को। अब तो बकवास करनी है मुझे, कुछ करना ही ना है। एमाइनो एसिड क्या होता है बचपन से जान, तो पढ़ाना ही नहीं है मुझे। आएगा तो पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने के लिए आना भी तो चाहिए ना बेटा। इतना ही आया था मैं पढ़ के, अब पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाऊंगा आगे, है ना? बोल रहा है कि यस सर गाना सुना दो आप, है ना? अरे दुष्टो, तुमको आज भी लगता है कि मुझे पढ़ के आने की नीड है? मैं आता यहां, स्लाइड चलाता, दिस वन दिस इज, ये सब करता मैं, तो तुम पता क्या सोचते? यार इसको इतने सालों में याद ना हुई जूलॉजी, तो यार हम क्या ही उम्मीद लगाए खुद से, है ना? बट बेटा मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, बट मेरी क्लास तुम कितना एक पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस तो देती होगी। तुम्हारे मन में जब कभी जिक्र आता होगा ना कि हमको टीचर बनना है, तो तुम एक बार तो सोचते होंगे कि यार टीचर अगर कभी बनने का मौका भी मिला ना, तो डॉक्टर रविंद्र जैसा बनना है। नहीं, बट एक बात बोलो बेटा, तुम मेरे से बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। पता है क्यों? हम जब पढ़ते थे मास्टर से कुछ पूछते थे ना, सर बताना ये क्या लिखा हुआ है, वो गाली देते थे बिड़ते ही, लिखा है पढ़ ले एनसीईआरटी में, बकवास कर रहा है, तू बनेगा साइंटिस्ट। भाई क्या कर दे, चुप हो जाते थे। बट बेटा ना मैंने ना आज तक कभी ऐसा नहीं बोला, होता है तो होता है, किताब में लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने बनाया है। जूलॉजी में बेटा जो भी कुछ है ना, और आज से तुमने मेरे मुंह से कभी एक वर्ड सुना एक्सेप्शन? सुना ना? होता ही नहीं है कुछ। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता ही नहीं है। बोलते हैं उसका एक्सेप्शन आ गया, साहब ये आ गया, फलाना आ गया। चलो बेटा देखो, वो मैं कल सुनाऊंगा बेटा, कल सुनाऊंगा। तुम चुप तो हो जाओ दुष्टो। पहले एमाइनो एसिड पढ़ लेते हैं बेटा। एमाइनो एसिड क्या होता है देखो जरा, आपको इतना तो पता है एमाइनो एसिड के बारे में, दो बातें। ये कौन है बेटा? माइक्रो मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता? दूसरा बेटा किसमें प्रेजेंट होगा? एसिड सॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट होगा। बोलो हाँ कि ना? दूसरी बात बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बेटा लेस देन कितना होगा? 800 डाल्टन होगा। समझ रहे हो बेटा? एमाइनो एसिड के बारे में बेटा क्या ख्याल है एनसीईआरटी का? सुनना, एनसीईआरटी ने बोला है भाई साहब कुछ नहीं है, जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन जो होता है ना बेटा, उसी को हम लोग एमाइनो एसिड बोलते हैं। कैसे? देखो बेटा, एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, मीथेन में से सब कुछ भगा दो आप। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना बेटा CH4, एनसीईआरटी ने बोला है इसी कार्बन से आप COOH को जोड़ दो, इसी कार्बन पर आप NH2 ग्रुप को जोड़ दो, इसको एमाइनो ग्रुप बोलते हैं। पता है ना बेटा? इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसी पर आप एक जोड़ दो H और एक जोड़ दो R, ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको एक एमाइनो एसिड माना है। अब एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, देखो ये दोनों चीजें फिक्स रहती हैं, ये एमाइनो ग्रुप भी होता है हर एक पर, और एक कौन सा ग्रुप भी होता है? बोलो बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। अब बेटा ये जो R ग्रुप है ना, ये वेरिएबल होता है। कैसे?
समटाइम बेटा इस R की जगह कौन भी आ जाता है, H। समझ रहे हो ना? तो उसको बेटा जी आप लोग बोल देते हो ग्लाइसिन। समटाइम बेटा इस R की जगह पर आ जाता है CH3। CH3 ग्रुप आ जाता है ना बेटा, मिथेन ग्रुप, मैथिल ग्रुप बोलते हैं इसको। CH3 मैथिल होता है ना, और C2H5 एथिल होता है। ठीक है, अगर ये आ गया तो इसको बोलते हैं बेटा एलानिन। ये सब एमाइनो एसिड है बेटा। और अगर यहां पर R की जगह अगर आ गया CH2OH, तो इसको बेटा जी आप लोग क्या नाम देते हो, सेरीन बोलते हो। सीरीन बोलते हो बेटा। कोई बात नहीं, अब किसी लड़की का नाम होगा ये, मुझे पक्का पता है। जैसे एक किरण होता है ना, किरण 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 एक लड़की का नाम होता है। और फिजिक्स वाला टीचर कभी कभी क्या करता था, हम जब पढ़ते थे तो वो जो रे होती है ना, रे, अच्छा उनको ना बेटा जो रे आती है ना, उन रेज को बेटा हिंदी में किरण बोलते हैं। तो वो बोलता था देखो बेटा एक किरण आ रही है, तो वो बोला हाँ सर आ रही है यार। समझ गया बेटा मैं। कोई बात नहीं बेटा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं समझ सकता हूं बेटा, है ना। चलो देखो, ये समझ में आ गया बेटा कि ये जो R होता है ना बेटा, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। और ये जो चेंज होगा ना बेटा, इसी पर एमाइनो एसिड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एनसीईआरटी ने बेटा दूसरी एक बात क्या बोली है कि ये एक आपका टिपिकल कौन है, बोलो बेटा, एमाइनो एसिड है। अगर इस एमाइनो एसिड को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर लेके जाते हैं ना, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलते हैं, हमको चेंज देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे चेंज देखने को मिलेंगे बेटा, इस बात को आप सुनना जरा। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा, एट डिफरेंट पीएच डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड। कैसे बेटा, मैं बताता हूं, देखो जरा, और रटना मत तुम इनको, पूरा पूरा रटने पे ध्यान दोगे ना। देखो बेटा कैसे चेंज होते हैं, देखो बेटा जी इधर पूरा ध्यान यहाँ रखना बोर्ड पे, आप बातें मत करो। अगर मान लो बेटा आप इसको लेके चले गए एसिडिक पीएच में, जैसे बेटा एक एमाइनो एसिड बनाना जरा, ये बेटा NH2CrCOOH और कौन बोलो बेटा, H। अगर बेटा आप एमाइनो एसिड को कहां लेके चले गए, एसिडिक पीएच में, इन एसिडिक पीएच, मतलब जिस पीएच में पड़ा है ना, ये कौन है बोलो बेटा, एसिड है। इसी का मतलब तो एसिडिक पीएच हुआ ना, जिसके अंदर एमाइनो एसिड पड़ा है ना बेटा, ये कौन है, कोई एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है। अब मुझे बेटा एसिड की आप मुझे फीचर बताओ, एसिड किसको बोलते हैं, जो H+ बेटा डोनेट करे या H+ बेटा एक्सेप्ट करे, डोनेट करे, बोलो हाँ के ना। अगर बेटा ये इन एसिडिक पीएच में है तो बेटा यहां पर क्या होगा बोलो जरा, H+ जो होगा ना वो क्या कर रहा होगा, ये डोनेट कर रहा होगा। मतलब जिस एसिड में पड़ा है ना, इसने H+ को क्या किया होगा, डोनेट। और जैसे बेटा H+ को डोनेट करता है ना, वो H+ बेटा जो डोनेट किया है वो डायरेक्ट बेटा H+ जो होता है कहां पर आके बाइंड होता है, इस एमाइनो ग्रुप पर। समझ रहे हो ना। और ये बेटा जो H2 हो रहा था ना, ये आपका बदल जाएगा और ये हो जाएगा बेटा H3, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एक सिंपल सी बात बोलूं आपको, अगर आपको एमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए, या एमाइनो एसिड पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए, तो आप समझ जाना बेटा कि वो कौन सी पीएच में पड़ा है, एसिडिक पीएच में पड़ा है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है बेटा, लेबोरेटरी के अंदर ऐसा देखा गया कि कोई एमाइनो एसिड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो कौन सी मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। समझ में आ गया बेटा। दूसरी एक और बात,
एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने यह बात भी बोली है, मान लीजिए भाई साहब कोई भी एमाइनो एसिड है और उसको आप कहां ले गए? इन बेसिक पीएच। तो बेसिक पीएच का बेटा फीचर बताओ, ये H प्लस को क्या करेगा? बोलो बेटा। H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। मान लो बेटा यहां पर ये जो बेस पड़ा है, ये है बेटा कोई बेस, तो इस बेस का बेटा क्या नेचर होता है मुझे बताओगे जरा? ये H प्लस को क्या करेगा? गेन करता है। किससे करेगा? एमाइनो एसिड से। बेटा H प्लस को देगा तो भी एमाइनो एसिड को देगा, और H प्लस को अगर लेगा तो भी किससे लेगा? एमाइनो एसिड से तो लेगा ना। देखो देने वाला और लेने वाला एमाइनो एसिड नहीं है बेटा, कौन है बेटा? ये पीएच है। अगर यहां पर एसिड भरा हुआ है ना, तो एसिड का फीचर क्या होता है? H प्लस को देना, है ना। और अगर ये बेस है तो बेस का फीचर क्या होता है? H प्लस को लेना। कैसे लेगा? देखो बेटा, मान लीजिए बेटा ये मैंने बना दिया आपको कोई एमाइनो एसिड RHCOOH, तो बेटा जब ये लेता है ना तो इस वाले H को लेता है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि बेटा बेस ने किसको ले लिया? बोलो जरा। H प्लस को। इन बेसिक पीएच H प्लस को क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है। H प्लस को अगर इसने ले लिया तो कौन सा चार्ज आएगा? बोलो बेटा जरा। यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये बात आप याद रखना। क्या बेटा? अगर बेटा एमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप समझ जाना बेटा वो कौन सी पीएच में पड़ा है? एसिडिक पीएच में पड़ा है। और एमाइनो एसिड पर अगर कौन सा चार्ज आ गया? बोलो ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो कौन सी पीएच में पड़ा है? बेसिक पीएच में पड़ा है। लेकिन बेटा एक ऐसी पीएच भी होती है जिसमें इंट्रामोलिकुलर बेटा ट्रांसफर हो जाता है H प्लस का, यहां से H प्लस जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ऐसा भी होता है। और ऐसा अगर होता है बेटा, ऐसी पीएच को ना तो एसिडिक पीएच बोलते हैं ना बेसिक पीएच बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। समझ रहे हो ना? उसमें क्या होता है देखो बेटा, इधर ध्यान दो क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तीसरी कहानी बेटा ऐसी है। कैसी है सर कहानी? बताना जरा। मैं बताता हूं बेटा कि ये देखो बेटा NH2CrCOOH, इस पीएच का हमको पता नहीं है ना, लेकिन बोल दिया बेटा ये कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी पीएच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऐसी पीएच है बेटा जिस पर आपको इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर देखने को मिल गया। इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर देखने को मिल गया। तो बेटा कहानी क्या हो जाएगी मुझे बताना जरा। कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो बेटा जी, यहां तो हो जाएगा NH3 प्लस CrH और COO नेगेटिव। बोलो हाँ कि ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ, इसी को बोलते हैं बेटा ज्यूटर आयन, इसी को बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक आयन। समझ रहे हो ना? क्योंकि बेटा दोनों चार्ज एक साथ हैं, और ये जिस पीएच पर मिलते हैं ना तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं ना क्या बोलते हैं? बेसिक। उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। समझ में आ गया बेटा? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली है, इस स्ट्रक्चर को तो बेटा जी ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही कंप्लीट नेगेटिव है, इसको आप लोग बोलते हो बेटा ज्यूटर आयन, या बेटा आप इसको बोलते हो एम्फोटेरिक आयन। और बेटा ये जो पीएच है जिस पर ये मिलेगा आपको, इसको आप लोग बोलोगे आइसो इलेक्ट्रिक पीएच।
उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी हो तो बेटा मुझे जल्दी से बोलो जरा। है कोई परेशानी? अच्छा बेटा, एमाइनो एसिड पर ओनली पॉजिटिव चार्ज कौन सी पीएच? ओनली नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। लेकिन बेटा उसको आप लोग कौन सा एमाइनो एसिड बोलोगे? ज्यूटेराइन, या क्या बोलोगे उसको? एम्फोटेरिक आयन। ठीक है ना बेटा? यहां तक कोई तकलीफ हो तो मुझे जल्दी से बोल दो जरा। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलो फिर आगे चलते हैं। तो नहीं है प्रॉब्लम, तो यही तो हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या ही फायदा बेटा यार। सुनो बेटा, एमाइनो एसिड का ना बहुत सारा क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, मुझे ज्यादा बकवास नहीं करनी है इसमें। तुमने कहीं कहीं देखा होगा पीएचडी करा रखी है कोई हो बेटा, उनके वो बता रखे हैं, मतलब डिवाइडेशन कर रखा है पूरा कई कई बेसिस पर। मुझे खाली 3 बेसों पर पढ़ाना है बेटा, एसिडिक, एमाइनो एसिड, बेसिक, एरोमेटिक, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी में है, फालतू क्यों बकवास करनी। देखो बेटा अब एनसीईआरटी आपको आगे क्या बोल रही है। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, और बेटा चुप हो जाओ। ये जो एमाइनो एसिड होते हैं ना बेटा, ये होते हैं कितने टाइप के बोलो बेटा? 20 टाइप्स के होते हैं। इनमें से बेटा एक होते हैं बेटा जी आपके एसेंशियल एमाइनो एसिड, ये भी बेटा 10 होते हैं। अब तुम्हें ना वो फालतू बकवास मत करना, सेमी एसेंशियल और फलाना ढिकाना नहीं, 2 बस, एसेंशियल और काम की चीज पढ़ाते नहीं है। अब पीएचडी इतनी करा देंगे बस पूछो मत। नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड करा रखी ना पीएचडी ब्लड में, मैंने देखा, और आता कुछ नहीं है ब्लड में से। ये भी 10। एक बात और याद रखना बेटा इसके बारे में, एसेंशियल के बारे में सब जानते हो, टाइम नहीं लूंगा। नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? इन डाइट। इसके एग्जाम्पल का बेटा आप वैसे बहुत सारे बच्चों ने ट्रिक बना रखा होगा, बट एक थोड़ा सा लिख लेना, टीवी मिल पाथ। हाँ टीवी मिल पाथ, आप इसको याद रख लेना, इससे याद रह जाएगा पूरा, है ना। ट्रिप्टोफेन होता है बेटा, वेलिन होता है, मिथियोनिन होता है, आइसोल्यूशिन, ल्यूशिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, समझ रहे हो ना। ए से क्या बनता है? आर्जिनिन, टी से क्या बनेगा बेटा? थ्रियोनिन, और एस से बेटा हिस्टिडीन। पूरा बेटा आप याद रख लेना, ठीक है ना। इनके अलावा जो बच जाए ना नाम, वो सब कौन होगा? बस बहुत है इतना ही। इसमें तो बेटा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये बेटा सुनो, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, इनको डाइट में लेने की जरूरत है नहीं है, लेकिन इन्हीं से बनते हैं, ये अलग से नहीं होते कहीं, इन्हीं से बनते हैं बेटा। अरे बेटा मैंने नाम बोल दिया, आप इसको लिख लेना, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप? कुछ आता ही नहीं है इनमें से, तो डॉक्टर साहब क्या फायदा है। आगे चले। एक बात और बेटा, इसके नाम में तो लगा हुआ है एसिड, बट बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, ये तीनों नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिड ही होते हैं सच में, इन एमाइनो एसिड में कुछ कैसे भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, और बेटा जो ना एसिड होते हैं ना क्या होते हैं, बेस। क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं? क्या? न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, क्या बोलते हैं बोलो? एम्फोटेरिक सही तो बोल रहे हो। अच्छा, जो दोनों नेचर निर्ता है एसिड और पीएच, उसको क्या बोलते हो तुम? न्यूट्रल बोलते हो। इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है, और 7 से कम वाले और ज्यादा वाले
तुमने पीके पीके भी पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े? आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा क्वेश्चंस आते हैं, यहां से पढ़ लेना ढंग से। सोलिबिलिटी वगैरह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? केएसपी वगैरह नहीं? क्या चल रहा है तुम्हारा अभी, केमिकल की आयोनिक? आयोनिक, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में क्या? आइसोमेरिज्म। कौन सी वाली? ऑप्टिकल। एमाइनो एसिड ऑप्टिकल, ऑप्टिकली बेटा ये एक तरीके से बोलूं आइसोमर होते कि नहीं होते, एक्टिव होते कि नहीं होते? ये ऑप्टिकली एक्टिव होते कि नहीं होते? लिबोरेटरी होते हैं, डेस्टोरेटरी होते हैं? ये नहीं पढ़ा? चलो चलो चलो, अरे रुक जा बेटा, टॉपिक खत्म कराने दे पहले। तो इधर देख, देखो बेटा ओ बच्चा, एमाइनो एसिड एक और क्लासिफिकेशन पढ़ लो बेटा, बेसिक नेचर वाले और बेटा एसिडिक नेचर वाले। ये सब एसिड नहीं होते बेटा। एसिडिक नेचर वाले तो दो होते हैं जिनके नाम में एसिड लगा रहता है। एक होता है बेटा आपका एस्पार्टिक एसिड, और एक होता है बेटा आपका ग्लूटामिक एसिड। नाम में ही एसिड है। बेसिक नेचर वाले बेटा तीन होते हैं, सब जानते हो ना, हिस्टीडीन, आर्जिनिन और कौन बेटा? लाइसिन। हॉल से याद रखते हैं ना इसको, हॉल हॉल, HAL हॉल। हिस्टीडीन, ऑर्जिनिन बेटा याद रखना तो रखना, मैंने तरीका बता दिया, तुमको जो याद है उससे याद रख लेना, ठीक है ना? ये बेसिक होते हैं बेटा। एक और याद रखना बेटा, इन एमाइनो एसिड में कुछ एक एमाइनो एसिड बेटा होते हैं, उसमें बेटा आपके तीन आते हैं। एक आपका आता है बेटा ट्रिप्टोफेन, एक आपका आता है बेटा टायरोसिन, और एक है फिनाइल एलानिन। देखो बेटा, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन को तो आप जानते ही हो। फिनाइल कीटोन्यूरिया भूल गए? बॉटनी वॉटनी पढ़ी है क्या? जेनेटिक्स पढ़ ली? अच्छा फिर ठीक है, फिर तो मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों से। ये बेटा कैसे होते हैं? एरोमेटिक एमाइनो एसिड। याद रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एमाइनो एसिड बेटा माइक्रोमोलिक्यूल की मैक्रोमोलिक्यूल? माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना? तो बेटा एसिड सॉल्युबल पूल में कि इनसॉल्युबल पूल में? सॉल्युबल पूल में। चलो बेटा जी, अच्छी बात है।